Yeah, Anchit, we are good to go. Okay. So should we begin? Yeah. Over to you. Yeah. Okay. Thank you. So what actually happened was that Vishnu Bhaiya gave me a call, and he asked me that there's Supriya who wants to talk to you about something, and then Supriya called me, and Supriya asked if I would like to talk about a poet, and I decided that why not talk about Aga Shahid Ali, and why not talk about him in Hindi, so that we can take Aga Shahid Ali to a new set of readers. And that's how this was planned, and so we are here. So there are a couple of things which I would like to say before I begin. Firstly, uh, that I've been teaching at a college for a while now, so it is possible that I might get into that lecture mode. So if I do that, please stop me and please tell me that you are now zoning out. Come back, and I'll try to, and we'll try to keep this as informal as possible. Mm, if you have anything to say, please keep it for the end, and eh, let's see how it goes. So uh, mm, how do you talk about an English poet in Hindi? So I thought, ऐसा लगा मुझे कि क्यों ना वहां से शुरुआत की जाए, वहां से शुरू किया जाए, अ, जहां उस कवि से पहली मुलाकात हुई, और एक कवि का एक कवि से मिलना कैसे हुआ। अ, तो मेरे पास किस्से हैं, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा अकादमिक ना हुआ जाए। हालांकि एक बुरी आदत है जो हो जाती है धीरे धीरे लोगों को। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत धीरे चला जाए। अगर मैं तेजी पकड़ लूं, बीच बीच में ऐसा होता है कि बोलते बोलते मैं काफी तेज बोलने लगता हूँ, तो अगर मैं तेज बोलने लगूं, जल्दी जल्दी बोलने लगूं, तो प्लीज कोई मुझे बोले ये बात, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिर वापस थोड़ी धीमी रफ्तार पकड़ लूं। तो हमें शाहिद की बात करनी है। ये बड़ा मुश्किल काम है, जिस कवि को आप पिछले 20-21 सालों से पढ़ते रहे हो, जो कवि आपके उठते बैठते आपके आसपास रहा हो, जिसको आप इतने लंबे समय से जानते हो, और जिसकी सारी कविताएं एक किताब में आपके पास पिछले लगभग लगभग 10-15 सालों से हों, उसके बारे में आप बात कैसे करेंगे? और किसी और कवि के बारे में भी आप बात कैसे करेंगे? तो मुझको लगता है कि मुझे पहले ये बताना चाहिए कि शाहिद से मैं मिला कैसे। ये बहुत पुरानी बात है, ये उस तरह की बात है कि 2004 की गर्मियां थी। 2004 में गर्मियों की छुट्टी हुई थी, और उस जमाने में जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, जब नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं थे, तो स्कूल जाने वाले बच्चों के हाथ में मन लगाने का जो तरीका होता था, किताबें होती थी। तो मैं कोर्स की किताबें पढ़ गया था, हिंदी और अंग्रेजी की किताबें मैं पहले पढ़ जाता था, तो मैं कोर्स की किताबें पढ़ गया था। घर में कुछ उपन्यास वगैरह पढ़े थे, जो कि मैं एक एक बार पढ़ चुका था, और हमेशा वो तलब रहती थी कि नई किताबें पढ़ी जाए, और नए लेखकों कवियों को जाना जाए। तो मैं काफी परेशान करता था अपने पेरेंट्स को। तो मेरे पिताजी ने एक तरीका निकाला 2004 की गर्मियों में। उनको ये बात समझ आई कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे एक बार में ये सारी समस्या सॉल्व हो जाए। तो मैं 8वीं क्लास में था, उन्होंने मुझे 12वीं क्लास तक की अंग्रेजी और हिंदी की किताबें ला दी। 12वीं क्लास की जो किताब थी अंग्रेजी की, उसमें एक चैप्टर हुआ करता था। वो चैप्टर आगा शाहिद अली पे था। अमिताभ घोष ने, शाहिद की जब मौत हुई 2001 में, उनकी मौत हुई, शाहिद की जब मौत हुई, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, अमिताभ घोष ने अपनी वेबसाइट पे शाहिद के लिए एक ऑबिचुरी लिखी। और मुझको लगता है कि जब भी हमें आगा शाहिद अली की बात करनी हो, जब भी हमें
कि सोचना हो कि आगा शाहिद अली कौन थे, उन्होंने कैसी कविताएं लिखी, उन्होंने कैसा जीवन जिया, हमें हमेशा अपनी बात की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए, उस छोटे से लेख से करनी चाहिए जो एक दोस्त ने एक दोस्त की मौत पर लिखी। ये वही लेख है जिसमें अमिताभ घोष आगा शाहिद अली के बारे में विस्तार से बताते हैं, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके उनके उनकी पर्सनालिटी के जो खास रंग हैं उनके बारे में। ऐसे ऐसे ही दोस्तों को याद करते हैं, और ये साहित्य में होता रहा है, ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं ये कह रहा हूँ तो मुझको याद आता है कि शेली ने कीट्स के मरने पर, जब कीट्स मरे, तो शेली ने एक लंबी कविता लिखी अदोनिस नाम से। ऐसे ही मिल्टन ने अपने एक दोस्त के मरने पर एक कविता लिखी थी लिसिडस नाम से, और टेनिसन ने भी कविता लिखी। तो एक परंपरा रही है पीछे साहित्य में, जब कोई चला गया कवि या लेखक, उसकी याद में किसी रह गए कवि या लेखक ने, उसके किसी खास दोस्त ने कुछ कुछ कमाल का लिखा हो। तो अमिताभ घोष का ये लेख ठीक अदोनिस और लिसिडस और इन मेमोरियम की परंपरा में ही आता है और उसी स्तर का है। और दोस्तों को याद करते हुए मुझको ऐसा लगता है कि लोग सबसे ज्यादा सुंदर लिखते हैं। तो और इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि स्मृति जिंदा रहती है। अगर वो लेख नहीं लिखा गया होता तो क्या होता? तो मेरे जैसा एक आदमी शायद शाहिद को कभी नहीं जान पाता। और ये दो अलग अलग महादेशों की बात है, अमेरिका और भारत। तो ये जादू की तरह भी है, और कविता जो है, कवि जो है वो जादूगर है, कविता जो है वो जादू है। ये अद्भुत चीज है। सोचिए कि सब कुछ जो कवि लिख रहा है वो इस दुनिया के आसपास ही देखकर उसको उसकी प्रेरणा मिल रही है, इस दुनिया में ही जो है उसको देखकर उसको इसकी प्रेरणा मिल रही है। और साथ ही साथ वो खुद भी इसी दुनिया का है। लेकिन इन दोनों के संगम से जो चीज बनती है वो दुनिया के बाहर की चीज है। वो कुछ ऐसा है जो अ, दुनिया दुनिया का तो है ही नहीं। तो शाहिद की कविताएं भी यही हैं। और जैसे अमिताभ घोष अंडरलाइन करते हैं कि दिस इज इन मेमोरी ऑफ माय गुड फ्रेंड एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ ऑल टाइम्स आगा शाहिद अली, वैसे ही ये अंडरलाइन किया जा सकता है, ये हाईलाइट किया जा सकता है कि आगा शाहिद अली की कविताओं में जो प्रमुख चीज है वो है स्मृति। सारी कविताओं में, जितनी भी कविताएं हैं, जब भी शाहिद को पढ़ेंगे, उनके पूरे व्यक्तित्व को देखेंगे, तो हम लोगों को पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ स्मृति तक तो हम पहुंच ही सकते हैं। ये लेख उनके वेबसाइट, अमिताभ घोष की वेबसाइट पर है, वहां से ये पढ़ा जा सकता है। और मैं आगे कहीं कहीं उस लेख में से कुछ कुछ जिक्र करूंगा। और शाहिद विरले हैं इस तरह से कि एक बहुत बड़ी दुनिया को वो अपना मानते हैं और उससे बेइंतहा प्यार करते हैं, उनको जीना पसंद है और उनकी कविताओं में वो जीवन है। लेकिन सबसे पहले अमिताभ ने उस ऐसे में जो कविता कोट की है वो मैं कोट कर दूं। मैं ये करूंगा कि बीच बीच में मैं पूरी कविता तो शायद ना पढूं, पर बीच बीच में मैं उनकी कविताओं में से, शाहिद की कविताओं में से कुछ टुकड़े आपको सुनाऊंगा। तो ये कविता, जिस कविता का ये हिस्सा है, ये खास टुकड़ा खासकर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक कविता में शाहिद कहते हैं, दिस इज एन आर्काइव, आई हैव फाउंड द रिमेन्स ऑफ हिज वॉइस, अ मैप ऑफ लॉन्गिंग्स विथ नो लिमिट्स। किसी की आवाज के टुकड़े समेटना, सोचिए जरा कितनी अद्भुत चीज है। पूरी आवाज आप नहीं समेट सकते, लेकिन स्मृति जो है वो सब कुछ ना भी समेट पाए तो कुछ चीजें समेट लेती है। किसी के आवाज के टुकड़े समेटना और बेपनाह चाहों के नक्शे बनाना, ये शाहिद करना चाहते हैं कविता में। वे किसी के आवाज के टुकड़े समेटना चाहते हैं और चाहतों से एक नक्शा बनाना चाहते हैं। और ये चाहते जो है ये असीम चाहते हैं, ये चाहते किसी सीमा से बंधी हुई नहीं है, ये चाहते किसी तर्क से
गाइड नहीं होती हैं, ये असीम चाहते हैं। यहाँ ये कह देना चाहिए कि शाहिद कश्मीर से आते हैं, और कश्मीर की एक जाना माना शिया परिवार है, काफी पढ़ा लिखा, वो उस परिवार से आते हैं। माँ उनकी काफी पढ़ी लिखी थी, और घर से लेके और हर जगह जहां भी वो रहे, अपने ननिहाल में या कश्मीर में ही अपने ननिहाल में, सब जगह साहित्य और संस्कृति को लेके एक बहुत इंक्लूसिव एनवायरनमेंट था। माँ लखनऊ से थी, तो पहाड़ तो था क्योंकि कश्मीर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि शाहिद पूरी तरह से मैदानों से अछूते थे। मैदान भी थे उनके भीतर। उनकी कविताओं में अपनी माँ के संदर्भ में कई बार ये जिक्र आता है कि मैदानों ने उनके साथ उनकी कविताओं पर क्या असर डाला। तो ऐसे बनी उनकी कविताओं की जमीन। कोई एक संस्कृति नहीं, कई सारी संस्कृतियां, अलग अलग तरह के लोग, रंग बिरंगे लोग, अलग अलग तरह की तहजीब, अलग अलग परंपराओं से उठाए गए रिचुअल्स, ये सारी चीजें थी उनके यहाँ। कई लोगों की स्मृतियां, कई तरह के नक्शे, और सबसे मजेदार बात, सबसे खास बात, और ये एक एवर लास्टिंग इफेक्ट होना था शाहिद की लाइफ पर। हम लोग यहीं ये समझ लें कि गालिब और फैज तक जाने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब आप एक उम्र गुजार लेते हैं, आप प्यार में हार जाते हैं, आप शायद जीवन में कहीं हारते हैं, तब ये शायर आपके दरवाजे पहुंचते हैं। लेकिन शाहिद की माँ जो थी वो बेगम अख्तर की फैन हुआ करती थी, तो शाहिद को गालिब और फैज तो मिले ही, बेगम अख्तर की आवाज में मिले। और आगे हम लोग देखेंगे, और जिन्होंने भी आगा शाहिद अली को पढ़ा है वो जानते हैं कि कैसे फैज और गालिब का आगा शाहिद अली पे बहुत खास प्रभाव है। फैज, खास करके फैज की पॉपुलैरिटी, फैज की वैचारिकी, दोनों का शाहिद पर काफी असर है। वो कई कई कविताओं में सॉरी वो कई सारी कविताओं में फैज के यहाँ से पंक्तियां उठाते हैं। उन्होंने अलग से भी फैज के लिए कविताएं लिखी हैं, उन्होंने फैज का अनुवाद भी किया है। इनमें से एक कविता है जिसमें वो फैज के रिवॉल्यूशन को याद कर रहे हैं। इस कविता का शीर्षक है होमेज टू फैज, और ये वो याद कर रहे हैं फैज के रिवॉल्यूशन को, फैज की जो महबूब है, जो क्रांति है, जो इनकलाब फैज चाहते हैं, उसको शाहिद याद कर रहे हैं। उर्दू का एक शायर है जिसको अंग्रेजी का एक कवि याद कर रहा है। सिर्फ इतने से ही पता चलता है कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। और मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ उस शानदार शानदार कविता में से। शी वॉज रिवॉल्यूशन, यू गेव हर सिल्वर हैंड्स, her lips were red. Impoverished lovers waited all night every night, but she remained only a glimpse behind light. इनकलाब जो है वो अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है, जैसे माशूक एक आशिक से छिपती है। अब आप ये सोचिए कि आपने और किस अंग्रेजी कवि को पढ़ा है जो इस तरह से बात करता है, जिसके बिंब ये हैं, जिसकी तहजीब ये है। और आप सोचेंगे और आप पाएंगे कि ऐसे कवि आपको मिलेंगे ही नहीं। इसी से पता चलता है कि शाहिद ने अंग्रेजी कविता में खासकर कितनी तोड़ फोड़ मचाई। वो बिल्कुल नई चीजें लेके गए वहां, और अंग्रेजी कविता तो इस रास्ते कभी आई ही नहीं थी कि अंग्रेजी कविता ने माशूक को ऐसे देखा हो, इस तरह से देखा हो, इनकलाब को इस तरह से देखा हो। ये सेंसिबिलिटी आगा शाहिद अली लेकर आते हैं अंग्रेजी कविता में। कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि ये सारे ट्रोप्स जो हैं, ये कहने का जो तरीका है, ये कहन जो है, ये क्लासिकल उर्दू शायरी की कहन है। ये कोई मीर कह सकता है, ये कोई गालिब कह सकता है, कोई फैज कह सकता है, कोई इकबाल कह सकता है, लेकिन ये आगा शाहिद अली कहेगा और अंग्रेजी में कहेगा, सोचा नहीं गया था। लेकिन ये आगा शाहिद अली ने संभव किया, क्योंकि आगा शाहिद अली जो हैं, वो उनकी रूह जो है, उनकी आत्मा जो है, वो एक कवि की आत्मा है। और कवि को हमेशा यही करना है, उसको उन चीजों की तरफ बढ़ना है जो चीजें पहले एक्सप्लोर नहीं की गई, अनएक्सप्लोर्ड लैंड्स
का एक्सप्लोरेशन जो होता है वही कविता है। और शाहिद की रूह जो थी वो तो इस तरह की थी। इसका एक और बड़ा मजेदार किस्सा है। जैसा हम लोग सब जानते हैं कि मुस्लिम नामों को लेके यूरोपियन देशों में किस तरह का एक परसेप्शन रहा है, एक इस्लामोफोबिया रहा है। तो एक बार का किस्सा है कि शाहिद बार्सिलोना जा रहे थे और बार्सिलोना में उनका नाम देखकर उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। और फिर एक गार्ड थी वहां। गार्ड ने पूछा उनसे कि आप करते क्या हैं? तो शाहिद मुस्कुराए मुस्कुराए। शाहिद ने कहा कि मैं कवि हूं। तो गार्ड ने फिर पूछा कि आपके पास कोई खतरनाक चीज है क्या? तो शाहिद हंसे। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा कि मेरा दिल, ये नखरा जो है, ये चार्म जो है, ये शाहिद की पर्सनालिटी का हिस्सा है। उनको वो डायलॉग्स पसंद है फिल्म के जिसमें आदमी सबसे ज्यादा क्रिंज करता है। और गाहे बगाहे वो पूरी पूरी तरह से फिल्मी आदमी थे। गाहे बगाहे वो उनको कोट भी कर दिया करते हैं। हो सकता है वो एक बहुत गंभीर साहित्यिक बात कह रहे हो और बीच में मिथुन चक्रवर्ती की कोई लाइन आ जाए, हो सकता है। और वे जिन जगहों पर रहे, जहां जहां गए, सब जगह उन्होंने अपनी जड़ें छोड़ी। अब देखिए, ये अकादमिक सोच जो है, या जो अकादमिक तरीका है चीजों को देखने का, निर्वासन को देखने का, एग्जाइल को देखने का, ये ठीक इसके उलट है। हम लोग ये मानकर चलते हैं एकेडमिक्स में कि एग्जाइल की वजह से आइसोलेशन और एलियनेशन जैसा कुछ पैदा होता होगा। अगर शाहिद के भीतर ऐसी कोई बात रही भी होगी, अगर शाहिद ने कभी ऐसा सोचा भी होगा, तो शाहिद ने इसको डिनाई किया हमेशा। अरुण कमल एक बात कहते हैं, मैं पटना से हूँ, अरुण कमल पटना में ही है, उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है 5 साल। वो मुझसे एक बात कहते हैं, अरुण कमल कहते हैं कि आदमी जहां जहां जाता है वहां वहां वो अपनी जड़ें छोड़ता है। ये भी अकादमिक जो बातें हैं उससे ठीक उलट तरह की बात है। लेकिन शाहिद भी खुद यही मानते थे। वे अलग अलग जगह रहे। उन्होंने अलीगढ़ में समय बिताया, दिल्ली में रहे, अमेरिका तो गए ही खैर। अमेरिका 2 बार, स्कूल के समय भी, हाई स्कूल में भी वो कुछ समय अमेरिका में रहे। तो ऐसा नहीं, वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मैं यहाँ से यहाँ आ गया तो मेरे भीतर भीतर किसी तरह का खालीपन आ गया। हाँ, लेकिन ये तय है कि उनकी देह जो है, उनकी देह में जो मिट्टी लगी थी, वो मिट्टी जिससे उनकी देह बनी थी, वो कश्मीर की थी। ये बिल्कुल ही तय बात है। लेकिन फिर ये जो सारी जगहें आती हैं, ये कोई अलग अलग जगहें नहीं है। हम इस तरह से नहीं देख सकते। शाहिद का जो मानस है, उनकी जो इमेजिनेशन है, उस इमेजिनेशन में जो स्पेस बनता है, जो देश खड़ा होता है, वहां ये सारी जगहें, ये सारे डिफरेंट ज्योग्राफिकल पॉइंट्स एक जगह को इंसाइड करते हैं। ये भी कमाल की बात है। और इसमें यथार्थ जैसा कुछ नहीं, कल्पना की तरह। तो इसीलिए ये संभव है कि शाहिद जब अमेरिका में घूम रहे हों, जैसा उन्होंने अपनी अमेरिका यात्रा के बारे में लिखा है नॉस्टैल्जिस्ट मैप टू अमेरिका में, वो घूम रहे हों और उनको वहां कश्मीर दिखाई देता हो। और ये भी संभव है, तय है, कि जब वो कश्मीर में होंगे तो उनको अमेरिका भी याद आएगा। ये है उनकी कविताओं के बीच की बात। अ, अमेरिका में रहते हुए, अब ये तो हमने कविताओं के बारे में जाना, शाहिद की कविताएं आखिर बदली कैसे, कैसे वो एक वर्ल्ड पोएट बने, इसके बारे में अगर हम लोग सोचें तो शाहिद पे कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस रहा। अमेरिका में रहते हुए शाहिद एक कवि से मिले जिसका नाम था जेम्स मेरिल। मेरिल से मिलने के बाद, शाहिद खुद भी मानते हैं कई जगह कि मेरिल से मिलने के बाद उनकी कविता बदल गई। कविता पर मेहनत कैसे करनी है, और ये कोई एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी को और हमारे बाद वाली पीढ़ी को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कविता पर मेहनत कैसे करनी है, ये मेरिल ने उनको सिखाया। एक एक कविता को लेकर शाहिद महीनों उलझे रहते थे। अभी जैसा नहीं कि आपने 10 मिनट में कुछ लिख दिया और सोशल मीडिया पे वो चला गया, उसको 1,000 लाइक्स मिल गए और वो एक महान कविता घोषित हो गई। नहीं, उनकी मांगे जो थी अपने कवि से, अपनी कविता से, वो बहुत ही भीषण मांगे थी। वहां संघर्ष लगता था, वहां
काफी मेहनत लगती थी, एक एक कविता को लेकर वो महीनों उलझे रहते। इसीलिए भी मुझको लगता है ऐसा, उन्होंने इतने डिफिकल्ट फॉर्म्स में कविताएं लिखी हैं। अभी तो सब कुछ फ्री वर्स में लिखा जाता है, हम छंदों की बात तक नहीं करते। संभवतः शायद अगर मैं सही हूं तो सिर्फ रूसी कविता ऐसी कविता है जो अभी भी छंद में लिखी जा रही है। बाकी हम लोग फॉर्म ब्रेक करके और फ्री वर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसमें एक एंगल ये तो है ही कि वो आसान काम है। फिर भी शाहिद ने कभी ये रिलैक्सेशन अपने लिए नहीं लिया, और इसीलिए मुझको लगता है कि वो सारी चीजें कर पाए जो शायद समकालीन कविता में किसी और से संभव नहीं हो पा रहा है। उनकी बनावट, शाहिद की बनावट, उनका फैब्रिक एक कवि वाला ही था। और ये कम होता है अब, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे शताब्दियां पार होती जा रही हैं, अब वैसे कवि दिखाई देने लगे हैं जो दरअसल कवि होते ही नहीं। सिर्फ कविता लिखकर, ये भी समझने की बात है कि सिर्फ कविता लिखकर कवि नहीं हुआ जा सकता। वो जो ट्रेड है, वो जो फैब्रिक है, वो अलग होता है। और इसीलिए शाहिद के जो सपने हैं, शाहिद के जो डिप्रेशंस हैं, शाहिद के जो संघर्ष है, जिसको वो कश्मीर कहते हैं, वो सब वो सब एक दूसरे से मिला हुआ है। और जो कश्मीर है, ये बड़ी मजेदार बात है, ये शानदार बात है। एक मिनट, एक मिनट। हम्म जो जो कश्मीर है, वो पीछे शायद कुछ आवाज आ रही थी। वो कश्मीर जो है, वो कश्मीर कोई आज का कश्मीर नहीं है, वो शाहिद के समय का ही सिर्फ कश्मीर नहीं है। वो कश्मीर सदियों से जो कश्मीर है, पुराने ऐतिहासिक प्रसंग, पुराने ऐतिहासिक पात्र, वो सब वर्तमान की तरह शाहिद की कविताओं में उपस्थित है। और जो उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताएं हैं, जिनके द्वारा आगा शाहिद अली को हम जानते हैं, उन सारी कविताओं में वो कश्मीर को बहुत शिद्दत से और दूर से देख रहे हैं, अमेरिका से देख रहे हैं। कश्मीर का के नाम का जाप वो मंत्र की तरह कर रहे हैं। वो कश्मीर लौटने की चाह से भरे हुए हैं। इन इन सारी कविताओं में से जो मेरी सबसे प्रिय कविता है, उसका अनुवाद मैंने हिंदी में किया था। हालांकि अंग्रेजी में भी वो कविता काफी खूबसूरत है। तो उसका अनुवाद मैंने सोचा कि कुछ हिंदी पाठकों को ये पता चलना चाहिए कि आगा शाहिद अली नाम का भी कोई आदमी है। तो मैंने उस कविता का अनुवाद किया था। ये अनुवाद सदा नीरा पर लगे हुए हैं। वो कविता मैं पढ़कर सुनाता हूँ। इस कविता का शीर्षक है कश्मीर से आया खत। कश्मीर सिमट जाता है मेरे मेल बॉक्स में, 4x6 का सुलझा हुआ मेरा घर। मुझे साफ चीजों से प्यार था हमेशा, और अब मेरे हाथों में है आधा इंच हिमालय। ये घर है, और ये सबसे करीब जहां मैं हूं अपने घर से। जब मैं लौटूंगा, ये रंग इतने बेहतरीन नहीं होंगे, झेलम का पानी इतना साफ नहीं, इतना गहरा नीला नहीं, और मेरी मोहब्बत इतनी जाहिर नहीं होगी। मेरी यादें धुंधली होंगी, और उनमें एक बड़ा निगेटिव, काला और सफेद, अभी भी पूरा रोशन नहीं। वो दूर से देख रहे हैं कश्मीर को, और मेलैंकली से भरे हुए हैं। तो यहाँ मुझको लगता है कि मुझे शाहिद की विचारधारा की बात कर लेनी चाहिए। एक कवि के लिए विचारधारा एक बहुत जरूरी चीज है। उसको अपनी पॉलिटिक्स को जाहिर करना बहुत जरूरी है। उसको ये बताना है कि वो किस पक्ष में खड़ा है। और जितने बड़े कवि शाहिद हैं, वो कभी भी इस बारे में उन्होंने कोई लिजलिजा स्टैंड नहीं लिया। वो हमेशा क्लियर रहे कि उन्हें कौन सा पक्ष लेना है। कश्मीर शाहिद की विचारधारा है। और विचारधारा क्यों, इसके लिए दो चार कवियों को उद्धृत किया जा सकता है। मुक्तिबोध की वो प्रसिद्ध पंक्ति हम सारे लोग जानते हैं
जिसमें मुक्तिबोध पूछते हैं हम लोगों से, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? और कवि को जो कोशिश करनी है वो कोशिश करनी है कि उसे अच्छा बना रहना। और एक कविता में वो कहते हैं, वीरेन वीरेन डंगवाल एक कविता में कहते हैं, माफ कीजिएगा, मुक्तिबोध में वीरेन डंगवाल, जो मुक्तिबोध से काफी प्रभावित रहे, वो एक कविता में कहते हैं कि एक कवि और क्या कर सकता है अच्छे बने रहने की कोशिश के अलावा। अगर आप वॉल्टर बेंजामिन के लेख देखें तो आप पाएंगे कि उनकी मांग भी लगातार यही है, और वो बोर्खेस जैसे बड़े कवि से भी ये सवाल करने में हिचकिचाते नहीं। अनेक लेखों में वॉल्टर बेंजामिन ये बात कहते हैं, शाहिद कश्मीरियत के पक्ष में है। और ये कोई कोई लिजलजा स्टैंड नहीं, ये बिल्कुल साफ स्टैंड है। और कश्मीरियत शाहिद के लिए वह संस्कृति है जो किसी हेजेमनी के, किसी एक सत्ता पक्ष के की तरफ झुकी हुई नहीं है। ये वो कश्मीरियत, वह परंपरा है जिसमें राजशेखर और हब्बा खातून एक साथ खड़े हैं, जिसमें एक साथ ललद्यद और नंद ऋषि का नाम लिया जाता है, जिसमें एक साथ आगा शाहिद अली इन तमाम कवियों को याद कर सकते हैं। और इसीलिए शायद शायद इसीलिए भी आगा शाहिद अली थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं। अगर हम भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें या पाकिस्तानी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन अपनी कविताओं में शायद कई सारे ऐसे इवेंट्स जो सत्ता पक्ष के दोहन और दमन और शोषण की कहानी कहते हैं, ऐसे कई सारे इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर से बनाते हैं। एक कविता में तो वो यहाँ तक कहते हैं कि माई मेमोरी कम्स इन द वे ऑफ योर हिस्ट्री। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। शाहिद का मतलब शहीद होता है, और शाहिद का मतलब विटनेस भी होता है। तो उनकी कविता तो प्रतिरोध की कविता है ही इस मायने में, और इसके साथ साथ उनकी कविता विटनेस पोएट्री भी है, स्मृति की कविता। सिर्फ याद रखकर काफी कुछ हासिल किया जा सकता है। मिलन कुंद्रा एक जगह कहते हैं कि द स्ट्रगल ऑफ मैन अगेंस्ट पावर इज द स्ट्रगल ऑफ मेमोरी अगेंस्ट फॉरगेटिंग। ये जो स्ट्रगल ऑफ मेमोरी अगेंस्ट फॉरगेटिंग है, यही शाहिद को ड्राइव करता है। और साथ में कश्मीर जो जो पीछे छूट गया, जो फिर भी साथ चल रहा, और इसीलिए जो भूतकाल में भी है और वर्तमान में भी है, और उसके साथ उसका एक नॉस्टैल्जिया भी है। तो शाहिद की कविताओं को पढ़ते हुए एक और सवाल जहन में बार बार आता है कि क्या नॉस्टैल्जिया जो है, क्या वो कवियों के लिए बड़ी चीज है? खुद मेरे आपके लिखने में जब हम कविताएं लिखते हैं तो क्या हम पुरानी यादों की तरफ बार बार लौट कर जाते हैं? क्या हमारी जो यूटोपिक इमेजिनेशन है, जो यूटोपिया हम पाना चाहते हैं अपनी कविता में, क्या उसका घर भूतकाल में है, लौट जाने की एक चाह? टॉमस मान एक जगह कहते हैं कि आदमी हमेशा अपनी निर्दोष अवस्था में लौटने की कोशिश करता है। क्या कविताओं में हम और आप हर कवि की तरह यही कोशिश करते हैं? ये सवाल भी शाहिद को पढ़ते हुए दिमाग में घूमता है। और कश्मीर उस तरह से है, इतनी शिद्दत से है कि उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। शायद इसी शिद्दत से कैल्विनो वेनिस की बात करते हैं, पामुक इस्तांबुल की बात करते हैं, और निर्मल वर्मा हमें बार बार लगता है कि वो प्राग की बात कर रहे हैं, लेकिन वो शिमला में घूम रहे होते हैं। तो ये सवाल भी उठ जाता है कि क्या जगह वो होती हैं जहां आदमी रहते हैं, या ये जगह जो होती हैं वो आदमियों के भीतर, इन कवियों के भीतर रहती हैं? तो जैसा मैंने बताया कि शाहिद ने कश्मीर को अंग्रेजी में कहा, और लेकिन उसको कहने का जो तरीका था वो सारे पेंचोखम उन्होंने उर्दू कविता से उठाए। और मैंने ये भी बताया कि बेगम अख्तर जो है वो उनको खासी पसंद थी, और उनके माँ के जरिए वो बेगम अख्तर तक पहुंचे। अब इसका 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 टेक्निकल जो ट्रेड का जो टेक्निकल पक्ष है, कविता का जो टेक्निकल पक्ष है, उसमें इस बात का क्या प्रभाव रहा होगा? तो उर्दू कविता, उर्दू शायरी जो है अपने ट्रेडिशनल फॉर्म में लय और संगीत
दोनों पे बहुत ज्यादा फोकस करती है, उनको मुख्यता से केंद्र में रखती है। क्या शाहिद ने लय की समझ और संगीत की समझ बेगम अख्तर से जानी? ये एक सवाल है जो जो उनकी कविताओं को पढ़ते हुए बार बार हमारे जहन में घूमता रहता है। उन्होंने कई बार लिखा कि जैसे वो बेगम अख्तर से प्यार करते थे। एक जगह वो लिखते हैं कि इट वाज अ नॉन सेक्सुअल काइंड ऑफ अ लव। और उन्होंने कई बार ये भी लिखा कि वो हिप्नोटाइज हो जाते थे बेगम अख्तर की आवाज सुनकर। कैप्स्टन की सिगरेट पिया करती थी बेगम, उसकी यादें, कविता में उसका जिक्र। और ये टेस्टिमनी शाहिद देते हैं कि बेगम जैसा कोई अ, जो है वो इस धरती पर चल रहा था। बेगम उनके लिए अद्भुत हैं, काफी प्रभाव है। एक बल्कि यहाँ तक कि एक संग्रह का नाम वो बेगम अख्तर पे ही रखते हैं। उस संग्रह का नाम है इन मेमोरी ऑफ बेगम अख्तर एंड अदर पोएम्स। और उस मुख्य कविता में से मैं आपको कुछ पंक्तियां बताता हूँ। मैं पढ़ के सुना देता हूँ उसका एक हिस्सा, एक टुकड़ा। यू कैनॉट क्रॉस एग्जामिन द डेड। बेगम जो है वो नहीं रही, गुजर गई। और जहां तक मुझे याद आता है, शायद गाड़ी से, एक कार से जाते हैं बेगम अख्तर के जनाजे में शामिल होने अपने एक दोस्त के साथ। सो ही सेज, यू कैनॉट क्रॉस एग्जामिन द डेड। I have taken the circumstantial evidence, your records, pictures, tapes, and offered a careless testimony. वो कह रहे हैं कि ये टेस्टिमनी जो है वो केयरलेस है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि शाहिद स्मृति के कवि हैं, तो उनकी कविताओं में मुख्य बात जो है वो यही है। वो याद करते हैं, और सिर्फ एक कविता लिखकर वो अपने लिहाज से, अपने हिसाब से, उनके दिमाग में जो बेगम अख्तर की इमेज है उसको वो फिक्स कर लेते हैं, उसको वो अमर कर लेते हैं। इसीलिए वे जमा करते हैं, वे सारी चीजें जमा करते हैं। उनकी कविताएं पढ़ते हुए ये भी दिमाग में आएगा कि वे सारी चीजें जमा करते हैं, बहुत सारी चीजें। जो जो कुछ भी आसपास फैला हुआ है, छोटी छोटी से छोटी मटेरियलिस्टिक चीजों से इतिहास के सामान तक को, इतिहास के कई इवेंट्स को वो एक जगह जमा करते हैं। और इसीलिए उनकी कविता में मानव इतिहास के सारे बिंब चले आते हैं, दूर दूर से बिंब चले आते हैं उनकी कविताओं में। और जो मानव सभ्यता की जो साझी स्मृतियां हैं, जिस धर्म के बैकग्राउंड से शाहिद आते हैं, उसकी जो स्मृतियां हैं, वो सारी स्मृतियां शाहिद की कविताओं में है। उनके बिंब शाहिद की कविताओं में है। वहां मुहर्रम भी है, और मंसूर भी है, और हसन हुसैन भी हैं, और ईसा भी है। सब एक साथ मिले जुले। कश्मीरी इतिहास के भी ऐसे ही कई सारे प्रसंग। कोई दंगा कहीं हुआ हो, उसकी याद है। कोई कत्लेआम किसी राजा राजा ने किसी जमाने में कराया हो, उसकी याद है। कोई लोक कथा हो, उसकी याद है। कोई कवि पागल हो गई हो, उसकी याद है। और इसीलिए, और ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत खुली खुली नहीं है, एक बहुत कठिन भाषा में और बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ ये कविताओं में आती हैं। वो कोई आसान कवि नहीं है, उनको पढ़ना कोई बहुत आसान काम नहीं है। वो उन कवियों की तरह नहीं है जो तुरंत ही संप्रेषित हो जाते हैं। पाठक को मशक्कत करनी पड़ती। और शाहिद जो है, ये मानते हैं कि उनकी कविताओं को पढ़ने के लिए पाठक को मशक्कत करती है। तो अभी जैसे समय में जब रिटेन करना बहुत मुश्किल है, जब स्मृतियां जो हैं वो बहुत हल्की होती जा रही हैं, जब हमारे आसपास का समाज बहुत शैलो हो गया है, जब सब कुछ टेम्पररीनेस जो है चीजों के भीतर वो बढ़ गई है, सब कुछ तुरंत एक सफा पलट दिया जाता है, जो चाहिए जिसको चाहिए तुरंत चाहिए, ऐसे समय में शाहिद को पढ़ना बहुत धैर्य मांगता है। बहुत बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत है शाहिद को पढ़े जाने के लिए। और शाहिद को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हाँ, मैं हूँ इलीट, मेरी मांग जो है कविता को लेकर, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो अपने पाठक से भी मेरी मांग है कि वो मेहनत करे, वो मशक्कत करे। और सभ्यता के सबसे महान काम जो है, जो हमारे पूरी मानव सभ्यता की जो सबसे महान कविताएं हैं, इलियड, ओडिसी, हमारे यहाँ रामायण, महाभारत,
ये सारी जो महान कविताएं हैं, इनके यहाँ से संदर्भ और इनके यहाँ से पंक्तियां उठ उठ कर कविता में आती हैं। आपको डिकोड करने में समय लगेगा, हो सकता है कविता का आप 10 पाठ करें तब आपको कुछ संदर्भ थोड़े बहुत खुलते दिखाई दें। लेकिन यही चीज साहित्य को बड़ा भी बनाती है। ये इंटरटेक्सचुअलिटी, चीजों को कनेक्ट करना, ये एल्यूजन्स, ये उनको बहुत बड़ा बनाती है। और अगर ये सब ना भी समझ में आए तो भी वो मानवीय भावों के कवि हैं। उनके दिमाग में या उनकी कहन में मानवीय भाव, हमारी संवेदना, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग जो हम महसूस करते हैं, वो इस तरह से आते हैं कि आपको हो सकता है संदर्भ ना समझ आते हो सकता है आप ये ना सोच पाए कि आप वो कविता कहाँ से आ रही है या उसको कहाँ पहुंचना है। लेकिन जो रॉ इमोशन है उन कविताओं में, उन रॉ इमोशन से आप कनेक्ट करते हैं। ये जो मल्टीप्लिसिटी है, बहुपठनीयता जिसको हिंदी में कहते हैं, ये जो मल्टीप्लिसिटी है ये उनको बड़ा बनाती है। मार्क्स कहते हैं कि हर महान साहित्य जो होता है वो ह्यूमन मोमेंट्स के बारे में होता है। शाहिद इसके मास्टर हैं, जैसे शेक्सपियर इसके मास्टर हैं कि वो मानवीय संबंधों को जिस तरह से दिखाते हैं, या सर्वांती जिस तरह से मानवीय संबंधों को दिखाते हैं, उस तरह से मानवीय संबंधों पर कोई बात नहीं कर पाता, कोई नहीं दिखा सकता। शाहिद भी कोशिश करते हैं कि वो उस रास्ते बढ़े। और जैसे मान लीजिए इरफान जैसा एक कैरेक्टर किसी कविता में आता है, इस्माइल जैसा एक कैरेक्टर किसी कविता में आता है, ये सिर्फ इतिहास से उठाए गए चरित्र नहीं है, ये सिर्फ वो संदर्भ नहीं है जिनका साहित्य के जीवन से ही कोई संबंध है। ये हमारे आसपास मिलने वाले लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो फीलिंग है, रॉ फीलिंग, वो ट्रैवल करती है, वो कम्युनिकेट करती है। तो हो सकता है कि इससे हमें अपना कोई प्यारा याद आता हो सकता है किसी से हमने प्यार किया हो और वो उन कविताओं में, उस रॉ फीलिंग में वो हम तक पहुंच जाए। हर महान कवि ये करता है, हर अच्छा कवि ये काम करता है। और जब प्यार की बात हुई है तो मैं बताऊं कि शाहिद समलैंगिक थे, होमोसेक्सुअल थे। खुद शाहिद ने इसकी कोई बहुत खुली चर्चा नहीं की बहुत जगह, कई लोगों ने इस पर बात की है। कई लोग इसके बारे में लिखते रहे हैं, उनकी कविताओं में इसके निशान खोजते रहे हैं। शाहिद ने कोई बात नहीं की, पर एक गजल में उन्होंने अंग्रेजी में गजलें लिखी हैं। तो एक गजल में एक शेर है जो शायद थोड़ा बहुत उस तरफ इंडिकेट करता है कि ट्रेडिशनल रिलीजन जैसे होमोसेक्सुअलिटी को एक अपराध की तरह देखता है, एक भटकाव की तरह देखता है, तो शाहिद कुफ्र भी करते हैं और कुफ्र करते हुए खुदा से चाहते भी रखते हैं। और उस गजल में वो कह रहे हैं, गॉड, मैं एक मिसरा पढ़ रहा हूं बस, गॉड लिमिट दीज पनिशमेंट्स, देयर इज स्टिल जजमेंट डे। ये जो आप यंत्रणाएं मुझे दे रहे हैं, ये अकेलापन अगर कुछ है ऐसा, ये मेलांकली जो महसूस कर रहा हूं मैं, इसको अभी आज छोड़ा जा सकता है, क्योंकि अभी कयामत का दिन आना है जब सारे फैसले लिए जाएंगे। गॉड लिमिट दीज पनिशमेंट्स, देयर इज स्टिल जजमेंट डे। आई एम अ मियर सिनर, आई एम नो इनफिडेल टुनाइट। ये कितनी शानदार बात है कि वो पापी तो हैं लेकिन बेवफा नहीं है। अब ये सोचिए, ये इमेज मुझको सीधा गालिब की याद दिलाता है। ये कितनी शानदार बात है, ये कितनी शानदार। और उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है इसको। तो वे गजलें लिखते थे, उसके पहले लोरका ने और कुछ पश्चिमी कवियों ने गजलें लिखी थी, पर अंग्रेजी में गजलें लिखी जाएंगी तो उसका साइंस क्या होगा, उसके नियम कायदे क्या होंगे, और किनको गजलें माना जाए, किनको ना माना जाए, ये सारी चीजें मुझको लगता है कि सबसे ज्यादा अथॉरिटी के साथ शाहिद ने सेट की है। गजल एक बहुत 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 पुरानी विधा है। मैं फिर कह दूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, पर ये पर्शिया से शुरू हुआ गजलों का कहना, और गजल का मतलब है महबूब से बात, कॉन्वर्सेशन। जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं, इस तरह की एक कॉन्वर्सेशन, सिर्फ महबूब से कॉन्वर्सेशन। तो गजल कहना भी, अपनी बात कहना भी दरअसल याद करने जैसा है। आप उस पूरी तहजीब को याद कर रहे हैं जो इतने लंबे सालों से पीछे
चली आ रही है। तो फिर से स्मृति, देखिए हमने कहाँ शुरू किया और हम कहाँ गए घूमते हुए, और हम लौट कर स्मृति तक चले आए। और ऐसा नहीं है कि शाहिद ने सिर्फ खुद गजलें लिखी, उन्होंने लोगों से गजलें लिखवाई। और अलग अलग नेशनैलिटीज के पोएट्स, अमेरिका के, यूरोप के कई देशों के, इधर उधर के पोएट्स, उन सब ने गजलें लिखी। सबको एक संग्रह में उन्होंने जमा भी किया। इस संग्रह का नाम जो है वो आगा शाहिद अली की पर्सनालिटी बताता है, रैविशिंग डिसयूनिटीज। उनको डिसयूनिटीज से प्यार था, अलग अलग जगह से निकली हुई चीजें। वो है ना भानुमति, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो इस तरह से शाहिद भानुमति हैं, वो सारी जगहों से ईंट और रोड़े ला रहे हैं। और ये कोई आसान काम नहीं है। और इसके साथ साथ जो एशियाई परंपरा में जो गजलकार थे जिन्होंने गजलें लिखी थी, उनका परिचय पश्चिमी दुनिया से आगा शाहिद अली ने करवाया, अनुवाद के जरिए। वो एक बहुत कुशल अनुवादक थे। अनुवाद का काम भी एक ऐसा काम है जो हर कवि को करना चाहिए। ये मुझको शुरू से लगता है कि एक कवि के अपने विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अनुवाद का काम भी बहुत गंभीरता से करे, उसको काम मानकर करे। जैसे उसके अन्य काम हैं, कविता लिखना जैसे उसका एक मुख्य काम है, उसी तरह से हर कवि को अनुवाद का काम करना चाहिए। अपनी रुचि के कवियों को, अपने टेम्परामेंट के कवियों को उसको उठाना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। क्योंकि अनुवाद करते हुए आप सिर्फ कविता से खुद को आत्मसात नहीं कर रहे होते। अनुवाद करते हुए आप वो जो लिखत है, उसकी उसका जो ट्रेड है, उसकी जो टेक्निकलिटीज है, उससे भी खुद को आत्मसात कर रहे होते हैं। तो आपको नुआंसेस समझ आते हैं। आपको समझ आता है कि आपसे बड़ा जो कवि बैठा है ऊपर, जिसकी कविता का आप अनुवाद कर रहे हैं, वो क्या खेल कर रहा है। उस खेल को समझकर अपनी कविता को समझने में, अपने लेखन को समझने में, अपने लेखन के विकास को समझने में बहुत मदद मिलती है। तो उन्होंने सबसे ज्यादा अनुवाद फैज के किए। एक किताब भी आई फैज की, जो शायद अब भारत में नहीं मिलती, अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। और उसमें उन्होंने फैज की वो प्रसिद्ध नज्म जो है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, उसके सहित और कई सारी गजलों का अनुवाद किया। और एक एक मजेदार बात बताता हूँ आपको। जब हम अनुवाद कर रहे होते हैं तो काफी रिजिड हो जाते हैं। हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि कवि ने जो कुछ भी लिखा है वो जितना संभव हो सके, जस का तस उसको कविता में उतारा जाए, और उसको उस अनुवाद में, उस कविता के अनुवाद में उतारा जाए। शाहिद ने काफी फ्रीडम्स लिए, और ये सबको पचेगा भी नहीं, ये भी मैं पहले बता दूं। शाहिद ने क्या किया, उन्होंने जब शेरों के अनुवाद किए, अब आप शेरों के बिंब देखिए, ये इतने कठिन हैं कि क्या एक पश्चिमी पाठक के लिए, एक ऐसा पाठक जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रह रहा है, क्या उसके लिए ये संभव होता कि वो आसानी से उन उन बिंबों को, उन इमेजेस को कैच कर ले? नहीं होता। शाहिद ने यह ध्यान में रखा। और अगर आप एक शेर की बनावट देखेंगे, एक उर्दू शेर की बनावट अगर आप देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि पहली पंक्ति जो होती है, ऊपर वाली लाइन, उसमें एक कॉम्प्लेक्स इमेज होता है, जो कि दूसरी पंक्ति में जो बात कही जा रही है उसको सपोर्ट करता है। कई सारे शेरों में यह होता है। ऐसे सारे शेरों का अनुवाद करते हुए शाहिद ने क्या किया कि उन्होंने अनुवाद में दूसरी पंक्ति पहले लिखी। यानी पहले उन्होंने वो बात कह दी जो शायद उर्दू में रहस्य की तरह खुलती है, और दूसरी पंक्ति में उन्होंने उस रहस्य को अ, उस इमेज के थ्रू सपोर्ट किया। ये हर किसी को जमे ये जरूरी नहीं। जैसे व्यक्तिगत तौर पे मुझे ये मामला नहीं जमा, लेकिन हो सकता है कि संप्रेषण कितना हो सके, कम्युनिकेट कितना हो सके गजल या कोई शेर, इस मामले में ये बात जमी वेस्टर्न पाठक को। तो ये सब वो करते रहे। और लेकिन इस सारे काम में जो कुछ भी वो कर रहे थे, और उनके पूरे जीवन में दो किरदार किरदार जो हैं वो केंद्र में रहे। एक तो कश्मीर है, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ। कैल्विनो की एक किताब है जिसमें दो चरित्र आपस में बात कर रहे हैं, और वो किसी शहर की चर्चा कर रहे हैं। और वो जितनी भी चर्चा कर लें,
जहां भी शुरू होते हैं वो अलग अलग जगहों पे शुरू होते हैं। वो बार बार पढ़ते हुए आपको लगेगा कि वो अलग अलग शहरों की बात कर रहे हैं, और वे कहीं भी शुरू होते हैं वो पेरिस पहुंच जाते हैं, सॉरी वेनिस पहुंच जाते हैं। और वैसे ही शाहिद जहां भी शुरू करें वे हमेशा हमेशा कश्मीर पहुंचते हैं। कहीं भी हो, वो अमेरिका की ही बात कर रहे हो, वो मैनहट्टन की बात कर रहे हो, एमहर्स्ट की बात कर रहे हो, वो अमेरिका घूम रहे हो, उनको कश्मीर पहुंचना है। एक दिन तो वो पहुंचेंगे वहां। दिस इज होम, दिस इज द क्लोजेस्ट दैट आई हैव बीन टू होम, ये वो कहते हैं बार बार कविता में। एक और कवि हैं जो जो शाहिद से काफी मिलते जुलते हैं, उन्होंने भी अपना काफी जीवन निर्वासन में बिताया। वो समलैंगिक ही थे वो भी। उनकी उन्होंने वो ग्रीक कवि हैं जिनका नाम है सीपी कवाफी। उनकी शायद शहर वाली कविता कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, काफी प्रसिद्ध कवि हैं वो भी। उन्होंने कुल 155 कविताएं ही लिखी अपने जीवन में। तो वो एक कविता है उनकी जिसका नाम है इथका। इथका वो शहर है जहाँ ट्रॉय की लड़ाई के बाद ओडिसिस को लौटना है, और जैसा हम सब जानते हैं ओडिसिस को वापस लौटने में काफी लंबा समय लग जाता है। तो ऐसे ही कवाफी के भीतर भी ये चाह है कि वो हमेशा इथका लौटे। इथका को वो अपना पुरातन, वो अपना वो शहर मानते हैं जहां उनको लौटने की जरूरत है। शाहिद का इथका जो है वो कश्मीर है। और जो दूसरे केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ वो उनकी माँ है। उनकी माँ का बहुत बचपन से शाहिद पे बहुत ज्यादा प्रभाव रहा, और उनकी माँ की मौत कैंसर से हो गई। और शाहिद बार बार ये कहते रहे कि वो अपनी माँ का मर जाना पचा नहीं पाए। उनको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि उन्होंने वो एक जीवन जी रहे हैं जो उनकी माँ के बगैर है। और 2001 में शाहिद की मौत भी फिर लगभग उसी तरह के कैंसर से हो गई। और वो बहुत ज्यादा बचे नहीं। माँ की मौत के 4-5 साल के बाद, 6 साल के बाद उनकी उनकी भी मौत हो गई, और उसी तरह के कैंसर से उनकी मौत हो गई। अपनी माँ को लेकर उन्होंने एक बहुत लंबी और एक बहुत कठिन कविता लिखी, जो बात उनको कहनी है उस स्तर पर भी, और जो फॉर्म है उस कविता का उस स्तर पर भी। बहुत सारे अंग्रेजी के जानकारों से हम लोग बार बार ये चीज समझ लें कि अंग्रेजी हमारी अपनी भाषा नहीं है, हमने इसको एक्वायर किया है। शाहिद ने भी, हालांकि वो अंग्रेजी के कवि हैं और वो मानते हैं कि अंग्रेजी उनकी अपनी भाषा है, लेकिन फिर भी उनके लिए भी एक समय रहा होगा जब उन्होंने इस भाषा को सीखा होगा। तो एक नेटिव स्पीकर जिस तरह से इसके एक्सेंट समझता है, एक नेटिव स्पीकर जिस तरह से उसके रिदम, उसके संगीत को समझता है, शाहिद ने ठीक उसी तरह से अंग्रेजी भाषा को भी आत्मसात किया होगा। इन सब के बावजूद उन्होंने जिस फॉर्म में वो कविता लिखी, वो फॉर्म बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी कवियों से भी नहीं सधा। और मैंने कोशिश की है कई बार कि मैं वो लिनक्स हिल वाली जो कविता है उसका कुछ अनुवाद करूं, लेकिन मुझसे वो हुआ नहीं। मैं डरा रहता हूँ हमेशा। मैंने जो कुछ भी, जितने भी वर्जन उसके अनुवाद किए, वो सब मुझको अधूरे लगते हैं। और इस कविता में शायद एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम ही नहीं रही, अपनी माँ के बारे में, कि जब तुम ही नहीं रही तो फिर कश्मीर का कोई भी गम मुझ पर क्या असर डाल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और एक कवि के जीवन में उसके उसकी काव्य यात्रा के संदर्भ में ये इस तरह से बड़ी बात है कि उसने अभी तक जो कुछ भी महसूस किया था, अभी तक वो जिन चीजों से के लिए लड़ता रहा था, उसने जो पॉलिटिकल स्टैंड्स बनाए थे, उसका जो बिलीफ सिस्टम था, उन सारी चीजों को ये एक घटना, उनकी माँ का नहीं रहना, चुनौती देता है। उन्होंने इस शिद्दत से कश्मीर से भी मोहब्बत की और अपनी माँ से भी मोहब्बत की, और इसीलिए उनसे जो मिलता था उसको शाहिद से मोहब्बत हो जाती थी। उनके दोस्त उनसे मोहब्बत करते थे। शाहिद पर जितने लेख लिखे गए हैं, अधिकांश के लिखे जाने के का आप समय देखिए, वो शाहिद के बाद लिखे गए हैं। और बहुत शिद्दत से वो खूब चुटकुले सुनाते थे। अमिताभ घोष उसी लेख में ये भी लिखते हैं कि मैनहट्टन में उनका जो अपार्टमेंट था वो हमेशा लोगों से भरा रहता, हमेशा कुछ ना कुछ पक रहा होता, हमेशा किसी तरह का संगीत बज रहा होता, और शाहिद इन्वॉल्व रहते। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, और उन्हें चुटकुला बनाते देर नहीं लगती थी।
एक कमाल की चीज होती है ह्यूमर, जो जो हिंदी समाज में, भारतीय हिंदी समाज में मुझको लगता है काफी कम है। हमारे यहाँ खेल करने वाले कवि नहीं है। तो शाहिद में वो था, वो अपनी मौत का चुटकुला बना सकते थे। वो अस्पताल में सीटी स्कैन कराते हुए अगर अमिताभ घोष बगल में खड़े हों तो अमिताभ घोष से कह सकते थे कि यार मौत भी मेरे लिए एक चुटकुला बनकर आई है। और वो एक तरह के ड्रामा क्वीन थे, और साथ ही साथ वो कमाल के टीचर थे। वो क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाया करते थे और कई जगह पढ़ाया उन्होंने। और अमेरिका में जहाँ वो क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाया करते थे वहां से कई बड़े लेखक कवि निकले जो जिन्होंने उनके साथ पढ़ाई की, और वे सब अभी भी शाहिद का जो प्रभाव रहा उन पर उसको स्वीकार करते हैं। सन 90 के आसपास शाहिद ने एक लेख लिखा, द ट्रू सब्जेक्ट। ये वो लेख है जो शायद सलीके से, फैज से पश्चिमी दुनिया का तारुफ कराता है, द ट्रू सब्जेक्ट। लेकिन मेरी रीडिंग थोड़ी अलग है। जब भी मैं उस लेख को पढ़ता हूँ मुझको लगता है कि शाहिद की कविताएं को समझने के लिए उससे बढ़िया लेख नहीं हो सकता। उस लेख में वो लिखते हैं कि द ट्रू सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री इज द लॉस ऑफ बिलवेड। महबूब का खो जाना ही कविता का मुख्य विषय है। ये वो कहते हैं। हाँ, अब इसमें खेल ये है कि आपका महबूब कौन है, महबूब की परिभाषा क्या है, ये बार बार बदलता रहता है। कौन है महबूब? तो शाहिद का महबूब कश्मीर है, शाहिद की महबूब उसकी माँ है। वो अपनी कविताओं में हमेशा घर लौटने को बेचैन दिखाई देंगे। उनके जीवन में जो मेलांकली आपको नहीं दिखेगी, उनके जीवन में जो हुजूम, जिसको पामुक हुजूम कहते हैं अपनी किताब इंस्ताबुल में, वो नहीं दिखेगा। वो उनकी कविताओं में बार बार झलकेगा। इसीलिए उनका पोएटिक सिस्टम जो है काफी उलझा हुआ है, उसको बहुत सरलता से नहीं समझा जा सकता है। क्योंकि वो महीनों, जब वो नौकरी करने लगे थे और उन्होंने तय किया कि हफ्ते में एक दिन वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो नौकरी से रिलेटेड हो, एक दिन, हफ्ते में एक दिन वो सिर्फ और सिर्फ कविताओं को दिया करते थे, अपनी अपने लिखने को दिया करते थे। ये एक चीज है जिससे हमें सीखना चाहिए। अभी जबकि हम लोग पूंजीवाद के सड़ते हुए दौर में हैं, जब कैपिटलिज्म डिके हो रहा है, जेमिसन अपने प्रसिद्ध काम जो उनका है द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, उसमें बताते हैं कि कैसे चीजें जो हैं वो एक दूसरे में गडमड हो गई हैं, अलग अलग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में शाहिद को बार बार याद करना चाहिए कि कैसे उन्होंने कविता को अपना मुख्य काम समझा। इसीलिए भी वो कवि हैं, और इसीलिए भी कई सारे लोग कविताएं लिखकर भी कवि नहीं। ये कोई हॉबी की चीज नहीं है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो आप यूनिवर्सिटी पढ़ा के आते हैं उसके बाद करते हैं, ऑफिस से लौट के घर आते हैं उसके बाद करते हैं। आप सबसे पहले, सारी चीजों से पहले, अपने सारी पहचानों से पहले सिर्फ एक कवि होते हैं। उसके बाद आप कुछ और होते हैं। आपके जो भी बाकी सारे काम हैं, वो सारे के सारे काम जिनका दुनियावी चीजों से नाता है, वो सेकेंडरी। प्राइमरीली अपनी आइडेंटिटी में आप सिर्फ एक कवि हैं, तभी आप कवि हैं, वरना आप कवि नहीं हैं। हाँ, इसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी, और शाहिद वो कीमत देते हैं बार बार। हर बड़ा कवि देता है, रिल्के देते हैं, नेरुदा देते हैं, जिसका भी मैं नाम ले लूं, रैंडमली आप जिस कवि के, जिस बड़े कवि के बारे में सोच सकते हैं आप सोचिए, और देखिए कि वो जाना जाता है सिर्फ अपनी कविताओं से। ये नहीं कि आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आप दिन भर रिश्वत ले रहे हैं और उसके बाद शाम में आते हैं आप एक कमाल की कविता लिखते हैं। नहीं, शाहिद इसको अच्छा नहीं मानेंगे, इसको भी वो खेल ही मानेंगे। और इसीलिए शाहिद कवि। तो ये भी हम लोगों को तय करना होगा इस छोटे से समय में, जब जब बहुत लिमिटेड बात करनी है शाहिद पे। तो मुझको लगा कि कम से कम हमें ये तय करना चाहिए कि शाहिद को हम किन कवियों के साथ रखें, शाहिद को कैसे गिना जाए। क्या शाहिद वो हैं जो इंडियन इंग्लिश पोइट्री की एंथोलॉजीज में मिल जाते हैं? क्या शायद वो हैं जो खुद को एक अमेरिकन इंग्लिश पोएट मानते हैं? क्या शाहिद वो हैं, उन कवियों की तरह है जो भारत में पैदा हुए और बाहर चले गए? शाहिद को कैसे
अगर मैं ये बहुत खराब शब्द इस्तेमाल करता हूँ, शाहिद को कैसे कैटेगराइज कर, तो उनको अमूमन इंडियन इंग्लिश पोएट मान लिया जाता है। लेकिन मैं इस कैटेगराइजेशन से, इस लेबल से बहुत ज्यादा खुश नहीं। यहाँ मुझे रश्दी याद आते हैं। रश्दी का एक लेख इन दिनों मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी क्लास में, MA थर्ड सेमेस्टर की क्लास में, इमेजिनरी होमलैंड्स। उस लेख में रश्दी एक जगह परंपरा की बात करते हैं और अपने लिटरेरी पेरेंट्स की बात करते हैं कि वो कहाँ से आते हैं, उनकी परंपरा जो है वो किसकी परंपरा है, वो किन कवियों को अपने पुरखों, पूर्वजों और अपने ऊपर की पीढ़ी में देखते हैं। तो वो कई सारे नाम चुनते हैं रश्दी, गोगोल, सर्वांती, काफका, मेलविल, ये कई सारे नाम चुनते हैं रश्दी। तो अब अगर हमें शाहिद के लिए इस तरह की एक सूची बनानी हो, तो शाहिद तो गालिब और फैज और मीर के यहाँ से आते ही हैं। साथ ही जो पश्चिमी परंपरा के कवि हैं, जिसमें जेम्स मेरिल सबसे पहले, एमिली डिकिंसन, T.S. इलियट, जिन पे उन्होंने बहुत काम किया, रूमी, क्योंकि एक तरह का सूफी मिस्टिसिज्म जो कश्मीर की विरासत भी है, वो शाहिद को मिला है। और साथ ही साथ होमर जैसे प्राचीन और महान एंटिक्विटी के कवि, क्योंकि उनकी कविताओं में आप डूबेंगे तो आप पाएंगे कि एक पंक्ति वो होमर से उठा कर ले आए और एक दूसरी पंक्ति है वो T.S. इलियट की है। वो इस तरह से घूमते हैं, इस तरह से यात्राएं करते हैं। वो जो फैला हुआ है, विस्तार है जो साहित्य का, सब का सब साहित्य की कविताएं समेटे हुए हैं। इन सारे कवियों का जिनका मैंने नाम लिया, सबकी आत्माएं या इन सारी आत्माओं के छोटे छोटे टुकड़े शाहिद की कविताओं में, शाहिद की अपनी आत्मा में शामिल है। और एक अच्छा कवि जो होता है, एक महान कवि जो होता है, उसमें यही गुण होता है कि आप उसकी कविता पढ़ेंगे और आपको इतने सारी कवियों की ध्वनियां सुनाई देंगी, इतनी सारी कविताओं की याद आएगी। तो मुझको ये कहना था। आखिर में मुझको लगता है कि मैंने थोड़ा ज्यादा ही समय ले लिया है। आखिर में मैं शाहिद की एक गजल से 3 मिसरे सुनाता हूँ। तो इसकी सेटिंग मैं आपके सामने रख दूं। अजान का वक्त है और शाम रात ढल चुकी है। एक इस्माइल नाम का एक आदमी है जो मारा गया है। मैं संदर्भ आपको नहीं बताऊंगा, वो आप खुद खोजें कि इस्माइल कौन है। उस इस्माइल को एब्स्ट्रैक्ट ही रहने दें। इससे ये होगा कि हम सबको अपने अपने जहन में अपना अपना एक इस्माइल याद आएगा। उस इस्माइल का कोई पता नहीं है, वो खो गया है या मर गया है या कहीं कैद में भी है, ये हमें हमें नहीं पता। तो एक मिस्टीक की तरह, एक सूफी दरवेश की तरह शाहिद जो है उसकी याद को इन्वोक करते हैं, उसकी स्मृति को इन्वोक करते हैं। और जो संवेदना वो इस गजल में लेके आते हैं, ये गजल उनके आखिरी कविता संग्रह और उनका जो एकमात्र गजल संग्रह है कॉल मी इस्माइल टुनाइट, उससे आती है। उसकी जो उसी नाम की गजल है ये। तो एक रिजाइंड सा एटमॉस्फेयर है सब तरफ। इस्माइल खो चुका है, शाहिद भी लुटा पिटा सा एक किसी कैद से निकला है और वो इस्माइल को याद कर रहा है। और इस रेजिग्नेशन में एक हार जो है, उस हार को शाहिद सिर्फ याद करके जीत में तब्दील कर देते हैं। 3 मिसरे हैं, मैं पढ़ता हूँ। द हंट इज ओवर, द हंट इज ओवर एंड आई हियर द कॉल टू प्रेयर fade into that of the wounded gazelle tonight. My rivals for your love, you have invited them all. My rivals for your love, you have invited them all. This is mere insult. There is no farewell tonight. And I, Shahid, only am escaped to tell thee, God sobs in my arms. Call me Ishmael tonight. God sobs in my arms. Call me Ishmael tonight. इन 3 मिसरों में कश्मीर, कश्मीर की वेदना, कश्मीर का संघर्ष, कश्मीर के लोगों का संघर्ष, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार, उनका सारा इतिहास, सब कुछ एक साथ मौजूद है। तो मुझको लगता है कि कम समय में शायद शाहिद को याद करने के लिए जो जरूरी बातें हैं वो मैंने कहीं, कुछ बातें छूट भी गई होंगी।
जाहिर है छूटेंगी, क्योंकि शाहिद के स्टेचर के कवि के बारे में संपूर्णता से बात कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझको इतना ही कहना था। धन्यवाद। We open the house. If you guys have any question, they can ask, right? Yeah, sure. If anyone wants to ask anything, I'll try best to my abilities to answer the questions. You all can unmute yourself, switch on your videos, and ask your question directly to Ankit sir. Let me check if we have a question on Facebook. Yes, please. I think Supriya had forwarded me a question. If that question can be read out. Do you have that question with you, sir? I'll have to check. Just a minute. Uh, just a minute. Yeah. So Supriya forwarded me this question. I'll read out the question first. Somebody has asked that a poet like Aga Shahid Ali, bereft of his homeland, can never weigh above this pain of exile. Exile has also been the key point of literature of 1950s onwards. How do we see the shift in Hindi literature now with respect to world literature? Uh, as far as I believe, I think that Shahid has not seen exile uh, in a manner in which typically people have seen exile. He has been very open about, including outside cultures, including cultures, though Shahid, if Shahid were present, he would hate this word, alien cultures. He had been very inclusive of these alien cultures. So, but if you look at it from, with respect to Hindi literature, if you look at it from that point of view, I think that Hindi literature in recent times has also opened up. Uh, People have translated a lot of Western literature. People have also started rereading uh, texts from the time before us. So in a way, that transaction has started happening. So, and also people have moved. Moving is one of the essential traits of our times. So I think that Hindi literature too is opening up to this question of exile in a way that it is also becoming more inclusive. Yes. I would like to ask a question. Yeah, please. Sir, can you please talk something about how exile plays a part in Aga Shahid Ali's journey as a poet? Aga Shahid Ali never actually recognizes that he's in exile. Whatever comes in his poems. But there is a longing. There is a longing. I wouldn't call it alienation per se, but there is a longing for Kashmir. So wherever he goes, in his imagination, he takes Kashmir along. So I think that is how exile plays a role. It also gives him a unique perspective also. So at the same time, he is an insider, and at the same time, he's also an outsider. So it's an interesting place to be. So, is it in any way similar to what Joyce talks about? In what way? What does Joyce say about this? So, Joyce believes that exile is very important for the development of an artist, that he needs Acha, to you're stay. talking in relation to Stephen Diddless. Yeah. Yeah. Yeah, maybe in a way, yes. In a way, yes. He needs to go out in order to understand the home better. Maybe, yes. I'm sure that we can find instances where uh,
Aga Shahid Ali reaches a particular conclusion only because he is able to see Kashmir from the outside. Okay, thank you, sir. Okay. So I think that's all the questions we had. And Okay. Facebook पे भी ऐसे कोई questions तो नहीं आए हैं. So I think so far so good. Okay. So I hope you guys were satisfied. I hope you guys could get something out of this. I hope that I've been able to make some sort of introduction about Aga Shahid Ali. Totally, it was totally amazing, and it was also amazing because Agha Shahid Ali is a poet जिनके बारे में शायद हम otherwise जिन तक नहीं पहुंच पाते अगर आप बात नहीं करते तो he is not that known, but अभी आपके through उनको जानना has been a wonderful journey, and now since we are introduced to him, I guess we would like to read more about him and know more about him. मुझको भी ऐसा लगता है कि हिंदी पट्टी के जो लोग हैं, हिंदी जनता, जो जनता ज्यादा हिंदी पढ़ रही है, अंग्रेजी भी पढ़ती है, लेकिन जो हिंदी जो लोग पढ़ रहे हैं, शायद उन तक पहुंचे नहीं है. इसका एक कारण है कि शाहिद का बहुत ज्यादा अनुवाद हुआ नहीं. मुझको लगता है कि आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए. मैं अपने स्टूडेंट से भी ये कहता रहता हूँ, आप लोगों को भी देखना चाहिए उनकी कविताएं, जो खासकर जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, क्या उनका अनुवाद हो सकता है. मेरे जानते में सिर्फ 2 लोगों ने शाहिद की कविताओं का अनुवाद किया, या बहुत से बहुत 3. एक अशोक पांडे हैं जो काफी सीनियर हैं, एक तो मैं हूं, अपना ही नाम ले लेता हूं थोड़ा इमोडेस्टली, और एक अमित तिवारी है, वो भी युवा कवि हैं, उन्होंने उनकी कुछ कविताओं का अनुवाद किया है. समग्र रूप से किताब की तरह उनका कोई अनुवाद नहीं आया है. तो एक गुंजाइश बनती है कि शाहिद जैसे कवि को, जो बिल्कुल पास का है हमारे, उसके जैसे कवि को याद किया जाए, और इस तरह से याद किया जाए, हमारी पीढ़ी पढ़े उनको. बिल्कुल. और ये जो फॉर्मेट है इंग्लिश गजल लिखने का, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, और ये बहुत बहुत रोचक है. आप ट्राई करें, आप जो सारे लोग जो लिखते हैं उनको ये ट्राई करना चाहिए. रैविशिंग डिसयूनिटीज जो है वो Amazon पे मिल जाती है. उसका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत क्रिटिकल है. जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैंने भी गजलें लिखनी शुरू की अंग्रेजी में, और मैं अपने सारे रदीफ काफिये गलत बनाता था. अच्छा. तो आपको बीच बीच में उर्दू के उस्तादों से भी मिलना पड़ेगा अगर आपको गजल की उतनी समझ नहीं है तो. लेकिन और एक बड़ी मजेदार बात यह है कि उर्दू में तो एक मीटर फॉलो होता है, एक बहर होती है, जिसको गजल लिखने वाले फॉलो करते हैं. अंग्रेजी में इसको कैसे करते हैं, इसके बारे में भी शाहिद बहुत रोचक बातें बताते हैं. अंग्रेजी में बहर कैसे फॉलो करेंगे, प्रदीप काफिया तो आप मिला लेंगे. राइम कराना उतनी मुश्किल बात नहीं. हाँ जी जी बिल्कुल. हाँ, ये डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो गजल लिखना है वो सिर्फ उर्दू तक सीमित है, लेकिन इसको दुष्यंत कुमार जी ने हिंदी के लिए तोड़ा, और फिर आगा के बारे में अभी पढ़ने को मिला कि इंग्लिश में भी गजलें लिखी जा रही हैं. तो डेफिनेटली ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. मुझे लगता है इसीलिए अलग अलग लेखकों को, कवियों को जानना जरूरी है, क्योंकि काफी कुछ जानने को, काफी कुछ नया जानने को मिलता है. एंड आज आगा के बारे में जान के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, एंड थैंक्स टू यू. आपके बिना ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होता. एक सवाल मुझे पूछना था, एक सेकंड में थोड़ा. जी बिल्कुल. जो अभी अंजित ने जो एक चीज बताई, जो लास्ट की कुछ पंक्तियां थी जो आगा शाहिद अली की लिखी हुई थी, जिसमें एक मिस्टिसिज्म जैसा एक कैरेक्टर था इस्माइल को लेकर के, तो कुछ एक ऐसा याद आया, मुझे ठीक से बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसा याद आया कि मैंने कुछ समय पहले एक यूं ही इंटरनेट पर सर्च करके एक सदत हसन मंटो की एक कविता पढ़ी थी, जिसमें कुछ एक सिमिलर एक ऐसी कहानी थी. एक छोटी सी कविता थी जिसकी कहानी कुछ यूं थी कि किसी एक गांव में कोई एक कुआं था, और कोई एक उस गांव का कोई एक लड़का उस कुएं में गिरकर डूब जाता है शायद, और लोग बहुत
इधर चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि ये कौन डूबकर मर गया, ये क्या हो गया। और अगले दिन जब वो सुबह उठते हैं और उस कुएं से पानी भरते हैं, तो उस कुएं का जो पानी होता है वो उनको बहुत मीठा, बहुत अमृत के जैसा उन लोगों को स्वाद आता है उसका। तो इसी तरह का एक मिस्टिसिज्म जो है, वो कौन था, वो कैसे हुआ, उस कुएं का पानी किस तरह से ऐसे मीठा हो गया। तो एक कुछ सिमिलर मुझे यहाँ पर एक भावना आई ये सुनकर, तो ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, इसको साहित्य को अपने लिहाज से इंटरप्रेट किया जा सकता है। कई बार पाठक का जो अपना अनुभव होता है वो मिल जाता है जो लिखे हुए का अनुभव है उससे। और जब से दुनिया टूटी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जब से आया, तब से लिखने के बाद लेखक की मौत हो जाती है, ऐसा रोला बार्थ मानते हैं। रोला बार्थ एक फ्रेंच थियरिस्ट हैं, वो ऐसा मानते हैं। एक उन्होंने एक प्रसिद्ध लेख लिखा है, डेथ ऑफ एन ऑथर, जिसमें वो ये कहते हैं कि एक बार लेखक ने कुछ लिख दिया, उसके बाद जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी कहा गया है, जो लिखित है पन्ने पर, उसकी जो मीनिंग मेकिंग होगी, वो जितनी बार उसको पढ़ा जाएगा, जितनी तरह से पढ़ा जाएगा, उसके ऊपर वो निर्भर करेगा। तो एक ही कविता के, एक ही कहानी के अलग अलग कई सारे संदर्भ निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच अंचित सर, दिस वाज रियली नाइस सेशन। बहुत टाइम से लाइक हम लोग इकोस ऑफ वर्ड्स में शुरुआत करके बीच में गैप हो गया था, लेकिन आपने जो शुरुआत किया है, इट गेव अस एनर्जी टू लाइक अब इसको चालू रखने का आपने एक एनर्जी दे दिया। इतना बढ़िया सेशन, बहुत समय बाद, मतलब कुछ इतना, it was mesmerizing, very nice. Thank you so much, thank you so much sir for doing Thank it. you so much for inviting me. I am always enthusiastic about आगा शाहिद अली। कभी भी शाहिद की बात करनी हो, पिछले 30 सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ। मेरी उम्र 30 साल है और पिछले 30 सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, और वो रिफ्लेक्ट हुआ और काफी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बहुत ना सिर्फ नॉलेजेबल था बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग भी सेशन लगा। काफी कुछ जानने को मिला पर्सनल लेवल पे और उनकी कविताओं के लेवल पे। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और हमें मिलवाया उनसे। और कोशिश रहेगी कि हम उनको और पढ़ें और जानें और समझें उन्हें। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you so So much. much sir, thank you.